वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 292 लगाते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN ने पौधों और प्राणियों की जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया। इन श्रेणियों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सम्मिलित है। तो एक में लिखा है लुप्त जातियाँ, दूसरे में है सुभेद जातियाँ, तीसरे में है स्थानिक जातियाँ यानी एक्सटेंट स्पीसीज़, वुल्नरेबल स्पीसीज़ और एंडेमिक स्पीसीज़। तो एक्सटेंट स्पीसीज़ क्या होती हैं, लुप्त जातियाँ या विलुप्त जातियाँ क्या होती हैं, वे जातियाँ जो महाद्वीप या फिर पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। और वुल्नरेबल वे जातियाँ जिनकी संख्या घट रही है। और एंडेमिक इन जातियों की संख्या बहुत कम है या सुभेद हैं ये। तो पहला तो करेक्ट है, एक्सटेंट पृथ्वी से चली गई, संख्या घट रही है, मतलब ये सुभेद हैं, वुल्नरेबल हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है, ये वुल्नरेबल सुभेद यहाँ थोड़ी आ जाएगा, एंडेमिक ये नहीं होती, गलत है। केवल 1 और 2 सही है यहाँ पर। तो देखिए IUCN के अनुसार विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया। अगर देखा जाए तो सबसे पहला एक में देखा जाए तो सामान्य जातियाँ मतलब नॉर्मल स्पीसीज़, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। बात की जाए संकटग्रस्त जातियों की या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की, तो ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है एवं जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। उदाहरण के तौर पर काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, शेर पूंछ मकाक बानर और संगाई हिरण मतलब मणिपुरी हिरण। बात की जाए सुभेद या वुल्नरेबल स्पीसीज़ की, तो वुल्नरेबल स्पीसीज़ वे स्पीसीज़ होती हैं जिनकी संख्या जो है वो घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है और यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। जैसे एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गंगा नदी डॉल्फिन हो गई और नीली भेड़। अगर बात की जाए स्थानिक जातियां जैसे एंडेमिक स्पीसीज़, तो प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ। उदाहरण के तौर पर समझे तो अंडमानी जंगली सूअर, निकोबारी कबूतर, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इत्यादि। अतः तीसरा कथन जो है वो गलत है, ये होती हैं एंडेमिक जातियाँ या स्थानिक जातियाँ, ना कि इन जातियों की संख्या बहुत कम है, ये गलत है। ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी। अगर बात करें लुप्त की, एक्सटेंट स्पीसीज़ की, तो ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई जाती है और ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पृथ्वी पर पूरी तरह से लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख शामिल है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक चीज़ को अपडेट कर लीजिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन में आ गई है, एशियाटिक एलिफेंट जो है वो वुल्नरेबल नहीं है, एंडेंजर्ड में इस समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के हार्श के प्रमुख कारण नहीं है। कौन सी है जो फाउना और फ्लोरा को इनमें से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कृषि का प्रसार करना, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन की लकड़ी को एकत्रित करना और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण करना। देखिए वनस्पति जात और प्राणी जात को बिल्कुल तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण जो है वो नुकसान पहुंचाता है। बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं लगाएंगे, ये भी नुकसान पहुंचाती हैं। कृषि का यदि प्रसार करेंगे तो बिल्कुल 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 ये भी नुकसान पहुंचा सकता है या हार्श का कारण हो सकता है। लेकिन ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना ये नुकसान थोड़ी पहुंचाएगा, या पशुचारण करना इतना, ये तो ये फिर ये जो है कारण इसमें ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो देखिए हमने प्रकृति को संसाधन में परिवर्तित कर वन एवं वन्य जीवन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने का कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। अधिकतर जनजातियों क्षेत्रों और विशेषकर पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत में स्थानांतरित, जिसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, झूम कृषि, खेतों के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है।
अब देखिए, बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नदी घाटी परियोजनाओं के कारण हजारों वर्ग किलोमीटर से अधिक वनों को साफ करना पड़ा या फिर वो जलमग्न हो गए, और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधन की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता हेतु मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर पूर्ति की जाती है, न कि पूरा पेड़ काटकर। इसने तीसरा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालयन यव के संदर्भ में सही है। देखिए, हिमालयन यव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक स्थानीय पौधा है, और इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। पहली बात तो ये ऑप्शन है कि हिमालयन यव क्या पौधा है। दूसरा स्टेटमेंट देखकर तो लग रहा है क्या ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। देखिए, करेक्ट है पहला, ही हिमालयन यव एक पौधा है जो औषधि पौधा है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों का उपयोग जो है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हिमालयन यव एक प्रकार का औषधि पौधा है, मतलब चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश के में आपको मिलेगा ये, इसलिए सही है ना पहला, तो पहला सही है। अब देखिए, इस पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जात को खतरा पैदा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है। वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक। तो देखिए, वन्य जीवों के आवास पर कानूनी संरक्षण तो इसमें है, संकटग्रस्त जीवों के शिकार पर प्रतिबंध भी है और वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक भी है। तो सारे के सारे तो हैं, इसमें डी हो जाएगा फिर इसका आंसर। तो उपरोक्त सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। वन्य जीवन सुरक्षा के लिए भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, और जिसमें वन्य जीवन के आवास रक्षण में के अनेक प्रावधान थे। संपूर्ण भारत में रक्षित जातियों की सूची में प्रकाशित की गई है, और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर और शिकार प्रतिबंध और वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने इत्यादि पर जो है प्रबल जोर दिया गया इसमें। और इसके पश्चात केंद्र सरकार में कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार मतलब सेंचुरी स्थापित किए। तो सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा प्रश्न है ये, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। 1973 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं में से एक है, और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। चूँकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 भागों को आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के लिए मुख्य निशाने पर हैं। अच्छा, प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहले कहाँ हुई, तो ये उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई थी 1973 में, याद रखना। उसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क है, हेली। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वाघ संरक्षण परियोजना मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, डचीगम राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का वन्यजीव पशु विहार मतलब सेंचुरी, और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मानस असम, असम। फिलहाल इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला तो अभी बता दिया, आपको याद रहेगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, ये तो होगा ही होगा। अब चलिए, एक तो हो गया, क्या डचीगम है। डचीगम में नहीं है वाघ संरक्षण, मानस में है। 1-4 हो गया, या सरिस्का में भी है, सरिस्का में भी है। देखिए, तो 1-3-4, 1-3-4 डी हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ डचीगम राष्ट्रीय उद्यान वाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। कब शुरू हुआ था ये, 1973 में। 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। आरक्षित वन क्या होते हैं, रक्षित वन क्या होते हैं, और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं। आरक्षित वन वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है, और रक्षित वन वन और वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, और सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन वन और बंजर भूमि अवर्गीकृत वन।
देखिए जो अवर्गीकृत वन है वो सरकार, व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन वन और बंजर भूमि है। बाकी ये दोनों गलत हैं, केवल 3 यहाँ पर करेक्ट है, भी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए केवल तीसरा यहाँ पर सही सुमेलित है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में हैं। इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है: आरक्षित वन और रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन में देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। तो सर्वाधिक मूल्यवान कौन से हो गए? आरक्षित वन हो गए। ये इंटरचेंज में सही होगा, वरना गलत है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अब आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। मतलब इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। अब देखिए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। वो झूम खेती यहाँ पर करते रहते हैं पूर्वोत्तर में। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उसी राज्य से है जिस राज्य में था क्या? चिपको आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। तो देखिए बीज बचाओ आंदोलन टिहरी उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है। यहाँ के किसानों ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि संभव है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा संरक्षण या तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? कौन सा? बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन और वन्य जीव पशु विहार या सेंचुरी का परिसीमन करना। देखिए समुदायों की सीधी भागीदारी में तो चिपको आंदोलन, लोग पेड़ से चिपक गए। बीज बचाओ आंदोलन, किसानों ने दिखा दिया कि केवल रासायनिक उर्वरक डालकर ही फसल अच्छी नहीं हो सकती, ऐसे भी हो सकती है। संयुक्त वन प्रबंधन भी है, ये इसमें नहीं है। तो देखिए चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन तथा संयुक्त वन प्रबंधन संसाधनों के संरक्षण में समुदाय की सीधी भागीदारी करता है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन न केवल कई क्षेत्र में वन कटाई रोकने में कामयाब रहा, अपितु यह भी दिखाया उसने कि स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। बात करें बीज बचाओ आंदोलन जो हुआ था उत्तराखंड के टिहरी में, किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदायन ने दिखा दिया कि रासायनिक खाद के उपयोग के बिना भी आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन द्वारा भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1988 में उड़ीसा राज्य में हुई थी और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं जिनमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और इसके बदले ये समुदाय जो है वो मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदार होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? मतलब मैमल्स नहीं है। नीलगिरी ताहर, डकविल, प्लेटिपस, डुगोंग, ऑस्ट्रिच। इस तरह का प्रश्न हर बार एक पूछा जाता है यूपीएससी सिविल सेवा के द्वारा। वो कुछ भी पूछ सकता है, उसमें केकड़ा, बिच्छू कुछ भी डाल देता है। बरूथी के इसमें ऑड छाटिए, पिछले 6-7 वर्षों से देख रहे हैं एक प्रश्न डालता जरूर है इस तरह का कि विपरीत को छाटिए या इनमें से कोई स्तनधारी नहीं है। बताइए कौन इसमें मैमल नहीं है? नीलगिरी ताहर तो है स्तनधारी यहाँ पर। डुगोंग जिसको गंगा की गाय बोलते हैं ये भी स्तनधारी है। डकवेल प्लेटिपस ये एक ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है, ये भी है।
तो ऑस्ट्रिच नहीं है, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के नाम से सब जानते होंगे, ऑस्ट्रिच के नाम से भी जानते होंगे। तो शुतुरमुर्ग पक्षी में आता है। एवीज है ये, मतलब ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। चलिए, तो 10 प्रश्न थे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लिया कीजिए। तीव्र गति से पढ़ाने में कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उनको इग्नोर ही कर दें। धन्यवाद।